देख लो, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वह 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, प्रकाश प्राप्त हो रहा है या उष्मा प्राप्त हो रही है, वह कितनी स्पीड से प्राप्त हो रही है? 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रति सेकंड प्राप्त हो रही है। इसको ऊर्जा कह सकते हो, उष्मा और प्रकाश, तीनों चीज़ में रहती है। ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश इतना तीव्रता से हमें प्राप्त हो रही है। बात में आ रही है? और जो इतनी उष्मा, जो ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, यह सामान्य भौतिक अपक्रियाओं से संभव नहीं है। कभी भी भौतिक अपक्रिया से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बात में आ रही है? तो यहाँ पे वैज्ञानिकों का मत देखो, किसी ने अभी तक ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं जितना भी सिस्टम, इसमें किसी ने सूर्य पे जाके अध्ययन नहीं किया है। बात में आ रही? इसके पहले भी कई चीज़ें वहाँ भेजी गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले क्या हो गई? बेचारी जल गई। अभी जल्दी ही जो आया था कि अमेरिका ने एक भेजा है यार, जो ऊपर उसके लेयर तक पहुँच गया था। अब आगे उसके बाद हमें भी जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ बस इसमें इतना बताएंगे कि यहाँ हम इतना ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है। यहाँ से वैज्ञानिकों ने जितना भी सिस्टम पढ़ेंगे सब अनुमान है। यहाँ पे अनुमान क्या लगाया कि इसका मतलब ये है कि सूर्य के अंदर क्या हो रही है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि बिना रासायनिक अपक्रिया के इतनी ऊर्जा और इतना प्रकाश कतई नहीं निकल सकता। ठीक है, बात में आ रही है? अब इसके साथ थोड़ा सा और सुन लीजिए, समझ में आ गया? सूर्य से इतनी ऊर्जा और प्रकाश या और उष्मा जो है प्रति सेकंड निकल रहा है। ठीक है, इतनी ऊर्जा का स्रोत, अगर इतनी ज़्यादा ऊर्जा वहाँ से निकल रही है तो सिंपल सा अनुमान वैज्ञानिकों का क्या है कि यहाँ पे क्या हो रही है? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। अब रासायनिक अपक्रिया के बाद इसमें पता किया जाए तो सूर्य का जो बाहरी सिरा है, सूर्य का जो बाहरी सिरा है उसका तापमान 6900 केल्विन है। कितना है? 6900 केल्विन है बाहरी जो पृष्ठ है इसका। सूर्य का जो बाहरी पृष्ठ है उसका तापमान लगभग कितना है? 6900 केल्विन है। ठीक है, तो केल्विन यहाँ देखो जब बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो सेल्सियस और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, मात्र 273 का ही अंतर होता है। 273 अगर घटा देंगे 273 तो लगभग डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। यानी 6900 का मतलब हो गया 300 लगभग घटा दो। ठीक है, 300 घटाएंगे कितना हो जाएगा? इसमें 6623 डिग्री सेल्सियस लगभग वही मान के चलो। तो सूर्य का जो बाहरी पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ का ताप कितना है? बाहरी पृष्ठ का ताप हो गया 6900 केल्विन। सूर्य का लगभग, देखो हमने पहले कह दिया, वहाँ किसी ने नापा नहीं है। ये जो है बाहरी पृष्ठ का, बाह्य पृष्ठ का लगभग में अंदाजा लगाया गया। और जो इसके अंदर का है वो आंतरिक का तापमान, आंतरिक तापमान जो इसका है वह बहुत ज़्यादा है। वह हमारा है 2 × 10⁻7 केल्विन है लगभग में। कितना है? 2 × 10⁻7 केल्विन। यानी एक के आगे 2 के आगे 0 बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना हो गया केल्विन में? ये हो गया सैकड़ा, हजार, लाख, 2 करोड़ केल्विन। इतना ज़्यादा ताप, बताओ बात में आ रही है? जहाँ हमारी शरीर 60-70 के ऊपर झेलने लायक नहीं है, 60 के ऊपर जाते ही हमारे शरीर से धुआं निकलेगा। बात में आ रही है? अब आ जाओ केल्विन। हम लोग क्या कर सकते हैं? केल्विन में हमारा जो है सिंपल सा, ये डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं। केल्विन में हम लोग जो है हमारा तापमान जो होता है कितना होता है? केल्विन में हम लोग जो तापमान उसमें नापते हैं 273 में जोड़ लो अपना, 50 और जोड़ लो, लगभग झेल सकते हो उतना। ठीक है, वहीं पे इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो गया। अब इतना ज़्यादा तापमान पर, ठीक है, इसमें थोड़ी सी और बातें जान लो कि जो सूर्य हमारा है, यहाँ पर सूर्य पर 90% लगभग हमारा पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, इसकी मात्रा पहले हम लोग जब पढ़ते थे बहुत ज़्यादा थी,
लेकिन अब जैसे करोड़ों वर्ष से लगभग सूर्य ऊर्जा हमें दे रहा है। अब जब से गणना किया गया उसके हिसाब से करोड़ों वर्ष से सूर्य लगातार ऊर्जा दे रहा है। और यहाँ पे इस समय कितना हाइड्रोजन और माना गया, अंदाजा लगाया गया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है लगभग कितना हो गया, 90% हो गया। बाकी 10% हमारा हो गया अन्य गैसें हो गई। 10% अन्य, वो भी हल्की गैसें, अन्य गैसें हो गई। अन्य में कौन आ जाएगा, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और अन्य में पाए जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, इतना ज़्यादा तापमान पर ये क्या हमारे परमाणु स्तंभ पाए जाएंगे? कतई नहीं पाए जाएंगे। जब इतना ज़्यादा तापमान, इतना ज़्यादा वहाँ उष्मा होगी तो जितने भी हमारे परमाणु हैं यह किस अवस्था में पाए जाते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाते ही अनंत पे चले जाएंगे, अनंत ऊर्जा स्तर चले जाएंगे, यानी वो कक्षा को पूरी तरह छोड़ देंगे। अब हमारा परमाणु नहीं रह जाएगा, क्या हो गया, नाभिक। तो यहाँ पे जो भी पाए जाते हैं ये सभी के सभी नाभिकीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? नाभिकीय अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? नाभिकीय अवस्था में पाए जाएंगे। क्यों? अरे को हमारे पास मान लो कोई परमाणु है, हमने पढ़ा है कि उसको बाहरी इलेक्ट्रॉन को अगर आनन ऊर्जा दे दिया जाए, उष्मा दे दो, उसको गर्म कर दो, उष्मा दे दो, तो अपनी कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाता है। यहाँ तो इतनी उष्मा है, इतना गर्माहट है वहाँ पे, इतनी उष्मा है कि सभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के भाग जाएंगे। बचा कौन? नाभिक। तो वहाँ जितने भी हमारे पाए जाते हैं असल में परमाणु में होते ही नहीं है। ये सभी तत्व तो किस अवस्था में होते हैं? परमाणु अवस्था में नहीं होते हैं, ये होते हैं नाभिकीय अवस्था में। ऊपर से इतना ज़्यादा तापमान इनको क्या देता है? इनको गतिज ऊर्जा दे देता है। क्या मिल जाता है इनको? गतिज ऊर्जा। और बहुत ही तेजी से गति करते हैं, और जब तेजी से गति करते हैं तो बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो हमारे जो हाइड्रोजन है वह टकरा कर मिलकर क्या बना देते हैं? वह हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का नाभिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो आधुनिक मत हमारा क्या कहता है कि सूर्य की जो अपार ऊर्जा है उसका मात्र एक ही स्रोत है, ना रासायनिक अपक्रिया, वो भी कौन सी अपक्रिया? नाभिकीय संलयन की अपक्रिया ही क्या है, इसका एक मुख्य कारण है और कुछ भी नहीं। पास में आई? आधुनिक मत हमारा कहता है कि सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? नाभिकीय संलयन अपक्रिया है, और कोई भी नहीं। यही इसकी अपार ऊर्जा का कारण है, अपार ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा चार हाइड्रोजन के नाभिक, चार हाइड्रोजन नाभिक अगर उठाओगे तो उसको प्रोटॉन भी कह सकते हो। बताओ, एक ही हाइड्रोजन उठाओ 1H1 उठा लिया, बताओ इसके नाभिक में क्या होगा? एक प्रोटॉन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और बाहर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने बताया इतनी जब यहाँ पे तापमान होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, क्या बच गया? केवल 1H1 का नाभिक बचा। क्या बचा? 1H1 का नाभिक। तो नाभिक में है क्या? इसमें ये कई प्रोटॉन है, तो हम इसे 1H1 नाभिक भी कहते हैं, यानी हाइड्रोजन का नाभिक भी कहेंगे, या इसे हम केवल प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर चार प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन के चार नाभिक परस्पर संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, और मिलकर ये बनाते हैं हमारा जो है, क्या बनाएंगे? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारा हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन, इतना यहाँ उष्मा होती है कि तेजी से नाभिक उसमें, यहाँ देखो दो ही चीज चाहिए नाभिकीय संलयन के लिए, दो चीज चाहिए, उच्च ताप व दाब की आवश्यकता है। उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता है। यहाँ उच्च ताप पहले से बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ताप हो गया, अब क्या चाहिए इससे उच्च। उसके अलावा दाब की रही बात, तो जब इतना उच्च ताप होता है तो ऊर्जा को, जब नाभिक को ऊर्जा मिलती है तो बड़ी तेजी से कंपन करते हैं, बड़ी तेजी से गति करते हैं, और जब आपस में तेजी से टकराते हैं तो यहाँ उत्पन्न अपने आप हो जाता है उच्च दाब, और उच्च दाब के कारण तेजी से जब संलयित होते हैं तो वहाँ संघट हो जाता है। क्या होता है? संघट, और एक दूसरे से चिपक के जुड़ जाएंगे, तो एक नाभिक से कितने हो गए? दो नाभिक, ये नाभिकीय संलयन हो गया। तो जब चार ऐसे ही, जब हमारे चार हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होंगे तो बनाते हैं क्या? हाइड्रोजन से हीलियम बनाएंगे, और वहाँ पे ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि यहाँ सूर्य की अपार ऊर्जा यहीं से निकल रही, किसी कारण? नाभिकीय अपक्रिया के कारण, या नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य की जो अपार ऊर्जा का राज है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्लियर हो गया? इसमें एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बैठे। क्या नाम है उनका? बैठे। हमें ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम देखो पूरा जानकारी इसमें देते रहे, लिखवाएंगे कम।
हमारे कोर्स के हिसाब से कम लिखा है, पूरा हमने इसका जीके क्लियर कर दिया पूरा इसका, ताकि आगे कभी जाओ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और कुछ इसमें नहीं। हम केवल साइकिल इसमें बताएंगे, 2 लाइन लिखवाएंगे केवल, ठीक है, कि जो आधुनिक मत है उसके हिसाब से सूर्य की अपार ऊर्जा का कार्य क्या हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया। क्या हो गया हमारा, नाभिकीय संलयन हो गया, क्योंकि बिना रासायनिक अपक्रिया के इतनी ऊर्जा नहीं निकलेगी। और रासायनिक ऊर्जा में भी, अपक्रिया में भी कौन सी अपक्रिया है, नाभिकीय संलयन की अपक्रिया है। उसके बाद हम लिखाएंगे इसमें बैठे का सिद्धांत लिखाएंगे। बैठे जो इसमें है, इनके अनुसार, ये बेचारे बैठे थे, इनका नाम भी अगर हमारे यहाँ तो लोग चिढ़ा देते हैं इनको, तो बैठे के अनुसार अगर उठाओगे तो हमारी 2 साइकिल बनती है। बैठे ने बताया, देखो सिस्टम एक ही पढ़ना है, बैठे ने बताया कि हमारे 4 हाइड्रोजन मिलकर, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, वही 4 प्रोटॉन कह लो उसको, ये आपस में मिलकर संलयित होकर एक हीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, और प्लस निकलती है यहाँ पर ऊर्जा। क्या निकलती है यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। अब सुनो ध्यान से, यही सूर्य की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। अगर सूर्य समझ गए तो जितने भी तारे किसे कहते हैं, सूर्य एक तारा है। तारा या नक्षत्र किसे कहते हैं, नक्षत्र जैसे ज्योतिष के हिसाब से हो गया, नक्षत्र या तारा हम किसे कहते हैं, जो स्वतः क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं, स्वतः उत्सर्जन करते हैं, यानी जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा या नक्षत्र कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। तो ये बात यहाँ पे सूर्य से कम, देखो सभी जो सूर्य हैं, सभी नक्षत्र एक जैसे नहीं है। बात में आ रही है, जैसे साइरेसिया है, वो थोड़ा सा उसका तापमान इससे भी ज़्यादा है, सूर्य से भी ज़्यादा है। बात में आ रही है, और भी सौरमंडल हमारे इर्द गिर्द में है, उनका जो सूर्य है उसकी तापमान यहाँ से अलग है। अब देखो सुनो ध्यान से, ये समझ आ गया सिंपल सा, सूर्य की अपार ऊर्जा का कार्य क्या हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया। नाभिकीय संलयन क्या होता है, यहाँ पे इतना उच्च ताप होता है कि सभी हमारे परमाणु, यहाँ पे सभी तत्व क्या किस अवस्था में रहते हैं, नाभिकीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 हाइड्रोजन जो होते हैं आपस में परस्पर संयुक्त होकर क्या करते हैं, एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और यहाँ क्या होती है, अपार ऊर्जा निकलती है। ये भी जुड़ते कैसे हैं, 2 सिस्टम। अब सुनो, ये जब हमारा हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना लिया, लेकिन बनाएगा कैसे, इसके लिए बैथे ने अपना 2 मत प्रस्तुत किया। इनके हिसाब से 2 प्रकार से इनका जो संलयन हो सकता है। पहला होती है कार्बन साइकिल, पहला क्या होती है, कार्बन साइकिल होती है, कार्बन साइकिल के हिसाब से हो सकता है। और दूसरी व्याख्या के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो सकती है। कौन हो सकती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो सकती है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अभी हम लिखवा देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का लिखवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन मिलके किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें संलयित होकर क्या बनाएगा, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। लेकिन ये रूपांतरण कैसे होता है, इनके अनुसार 2 साइकिल संभव है सूर्य के अंदर। सुनो ध्यान से, सूर्य के अंदर 2 साइकिल संभव है। पहली क्या, कार्बन साइकिल, दूसरी होती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल क्या होती है, यही सेम सिस्टम, यहाँ 4 प्रोटॉन मिलकर ही है क्या करेंगे, हीलियम नाभिक का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें कार्बन उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा, कार्बन उत्प्रेरक का काम करता है। बात में आ रही है, तो यहाँ बिना उत्प्रेरक के नहीं काम होगा, ये उत्प्रेरक का काम करता है। बात में आई, अब उत्प्रेरक का जब काम करता है तब जाके ये जुड़ के बनाएगा। तो इसको हम लोग कौन साइकिल कहेंगे, कार्बन साइकिल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कार्बन साइकिल। क्लियर हो गया, अभी लिखवा देंगे इसको, सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल किसे कहते हैं, जब हमारा सीधे बिना किसी उत्प्रेरक के मिलकर ये आपस में क्या कर दे, सीधे यही बने, रिएक्शन नहीं चलेगा दोनों में, सीधे किसका निर्माण कर दे, हीलियम नाभिक का, बिना उत्प्रेरक की सहायता के ये जुड़ के आपस में हीलियम का निर्माण कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, यानी प्रोटॉन ही आपस में जुड़ के बना दिए। ये कौन है, ये असल में हीलियम का जो नाभिक है, ये हमने पहले कह दिया प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन घूम रहा है। और उसको नाभिक कहने बजाय प्रोटॉन ही कहा जाए तो उचित है, क्योंकि मान लो 2 प्रोटॉन एक साथ घूम रहे होते हैं तो हम उसको नाभिक कहते तो समझ में आता, ये तो एक कण प्रोटॉन है। तो ये अगर आपस में सीधे जुड़ जा रहे हैं बिना उत्प्रेरक की सहायता के, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इस सूर्य में दोनों क्रियाएं संभव है। अब आ जाओ, अगर सूर्य के अलावा कोई और तारा हो तो उसके लिए क्या नियम है। जैसे अगर किसी का तापमान अगर सूर्य के तापमान से अधिक है तो वहाँ वेग बहुत अधिक हो जाता है, जल्दी संलयन नहीं होता है, तो वहाँ के लिए कार्बन साइकिल ही पॉसिबल है।
जैसे हमने कहा साइरिसिया है, अगर वहाँ का तापमान सूर्य से अधिक हो गया तो वहाँ पे इसके बजाय कार्बन साइकिल की संभावना अधिक है। ठीक है, तो वहाँ जो प्रोटॉनों का संलयन होगा वह कार्बन साइकिल से ही ज़्यादा संभावना है, यहाँ ऊर्जा निकलने का स्रोत यही बनेगा। सुनाई बात। अगर किसी तारा का यानी किसी नक्षत्र का अगर तापमान सूर्य से कम है तो वहाँ पे प्रोटॉन साइकिल की संभावना अधिक होती है, तब इसकी संभावना कम हो जाएगी, तभी इस संभावना की वजह से ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। सूर्य में दोनों संभावना है, क्योंकि देखो हमने सूर्य के कंपेरिजन में बताया है, हमने कहा अगर सूर्य से अधिक तापमान है तो कार्बन साइकिल की संभावना है, सूर्य से कम हो गया तो प्रोटॉन की संभावना है। इसका मतलब सूर्य में किसकी संभावना है? दोनों की संभावना है पैठे के अनुसार। तो हमें बस इतना ही बताना है, दोनों साइकिल, दोनों में यही समीकरण रहेगा और ये सिंपल सा इसमें 4 लाइन। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल से तुम जान लो। हमने कहा सूर्य क्या है? सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? नाभिक की संलयन है। क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन है, क्योंकि भारी नाभिक का संलयन नहीं हो सकता, हल्के नाभिकों क्या हो गया? संलयन हो गया। अब आ जाओ, ये संलयन होगा कैसे? जो सूर्य का तापमान है वो क्या है? बहुत ही अधिक है। सूर्य का तापमान क्या है? बहुत अधिक, हमने बता दिया। क्या वो भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बाहरी जो उसकी सतह होती है, बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6900 केल्विन होता है। और अंदर की सतह, अंदर के भाग का कितना होता है? 2 × 10⁷, यानी 2 करोड़ हो गया वो केल्विन तापमान हो गया। इतना उच्च तापमान पे तो यहाँ लिखोगे सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है, अतः वहाँ सभी जो हमारे क्या होते हैं, जो भी वहाँ पे तत्व पाए जाते हैं उस परमाणु अवस्था में न मिलकर किस अवस्था में मिलते हैं? नाभिकीय अवस्था में पाए जाते हैं, जो स्वतः क्या करते हैं? परस्पर गति करते हैं, तीव्र गति से गति करते हुए स्वतः एक दूसरे से क्या होते हैं? टकराते हैं, और टकराने के पश्चात क्या करते हैं? उनका संलयन हो जाता है। क्या होता है? उनका संलयन हो जाता है। अब आ जाते हैं बैथे के अनुसार। उसमें जो हमारा बैथे ने क्या कहा कि इसमें हाइड्रोजन नाभिकों का क्या होता है? संलयन होता है। और हाइड्रोजन नाभिक जो होते हैं वो संलयन करके क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जो 2 साइकिल 2 चक्र के द्वारा होता है। साइकिल में होता है चक्र, लेकिन हिंदी ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। साइकिल समझोगे तो अंग्रेजी भी समझ लोगे, हिंदी भी समझ लोगे। जो 2 साइकिल के द्वारा होता है। पहला उन्होंने बताया किसके द्वारा होता है? कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में उन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जब इसमें जो होता है 4 हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण सीधे नहीं करते, सीधे न करके कई ताप नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा करते हैं, कई ताप नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा करते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा करते हैं। बस में कई ताप नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा करते हैं, जिसमें कार्बन हमारा क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। कार्बन किसका काम करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसीलिए इस साइकिल को क्या कहा जाता है? कार्बन साइकिल कहा जाता है। एकदम सिंपल भाषा में लिखवा है। हम चाहते तो समीकरण भी लिखवा सकते थे। इसमें कार्बन जो होता है हमारा 12 एक प्रोटॉन को अवशोषित करता है और ये बना देगा तुरंत, जैसे प्रोटॉन गया इसके नाभिक में, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो गया ये? नाइट्रोजन। यही नाइट्रोजन फटाक से टूटेगा किसमें? कार्बन 6 13 में, और इसमें से एक निकलेगा, एक धनात्मक निकल जाएगा। एक जो धनात्मक निकलता है यही है, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? यहाँ अगर ने माइनस लिखा तो वो बीटा हो गया। क्या हो गया? वो बीटा हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन हो गया। वो एक बीटा हो गया या एक इलेक्ट्रॉन कहोगे अगर यहाँ माइनस लिख रहे हैं तो। अगर ये प्लस है तो क्या हो गया? ये पॉजिट्रॉन है। क्या है? ये पॉजिट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और ये निकलेगा न्यूट्रिनो। इसको कहते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इसको कहते हैं, ध्यान देना, न्यूट्रिनो। अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दें, ऊपर ऐसे लाइन खींच दें, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं इसको? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये न्यूट्रिनो है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पीछे भी युग्म उत्पादन में इसको पढ़े होंगे। ठीक है ना? अब आ जाओ, उसके बाद यही जो हमारा यहाँ पे कार्बन 6 13 दिख रहा है, यह फिर से एक प्रोटॉन को अवशोषित करेगा। किसको अवशोषित करेगा? एक प्रोटॉन को अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके यह बनाएगा क्या? यह बना देगा हमारा 6C13 है ना, यह बना देगा हमारा फिर से 7 हो जाएगा ये, और हो जाएगा N, ये बना देगा 14। बनाया कि नहीं बनाया? यह जो N है, यह एक हाइड्रोजन को फिर से अवशोषित करेगा,
और हाइड्रोजन को अवशोषित करके यह बना देगा क्या हमारा ऊर्जा। ये बनाएगा 6C14 और यहाँ बनाएगा एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। बनाया ना। दो ही बार आएगा ही, इसका मान 2 बार आया है ना। इसको ऐड करो, इसमें एक बार ऐड कर दो प्रोटॉन को, फिर से प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, क्या बना देगा ऑक्सीजन 8 हो गया, ये हो गया 15 हमारा। और यही जब उत्सर्जन करेगा तो हो जाएगा 8 ऑक्सीजन 16, यह बनाएगा एक पॉजिट्रॉन। तो ये हमारा 6 साइकिल में, एक साइकिल ये हो गई हमारी 1 + 1 ये हो गई 2, और यहाँ पे एक 3 हो गया। एक बार ऑक्सीजन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 4 बार में पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। इसलिए हमने इसको नहीं लिखवाया, ज़्यादा इसमें घुमावदार है। तो हमें सिंपल सा इसमें लिखना है कि ये इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन परस्पर आपस में क्या होते हैं, संलयित तो होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण सीधे न करके क्या करते हैं, सीधे न करके कई ताप नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा करते हैं, जिसमें कार्बन किसका कार्य करता है, कार्बन उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसीलिए इसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं, सिंपल सा। और अपक्रिया वही लिखनी, यहाँ ऊर्जा बस नहीं लिखोगे, क्योंकि इस अपक्रिया में ऊर्जा का निर्धारण नहीं है, क्योंकि ये 6 ताप नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा है, जिसमें कहीं पे बीटा किरण निकलेगी तो कहीं पे हमारी जो ऊर्जा का इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हम यहाँ ऊर्जा का कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे। बात में आ रही है, इसमें नहीं लिखोगे। सेम आ जाओ, सेम अगला वाला इसमें क्या बताया, इसमें भी सेम वही लिखना है। इसमें हमारा उत्प्रेरक की किसी की जरूरत नहीं है, इसमें लिखोगे। इसमें हमारा क्या है, 4 हाइड्रोजन नाभिक क्या करते हैं, परस्पर आपस में क्या होते हैं, संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं। यह अभी कई अपक्रियाओं के द्वारा होता है, कई नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा, ताप नहीं होगा। हाइड्रोजन नाभिक क्या करते हैं, इसमें करीब करीब इसमें भी 3 3 6 7 अपक्रिया इसमें भी होती है। इसमें 6 होती है, इसमें 7 होती है, लेकिन यह अपक्रिया बढ़ भी सकती है, इसीलिए कई लिखवा के छोड़ दिया जाता है। ये बस एक कल्पना है मात्र, ये क्या है, ये नियम एक कल्पना मात्र है, इसीलिए हमने कह दिया कई लिखवा के छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ लिखोगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या लिखोगे, इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन कई नाभिकीय अपक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, मिलकर ये क्या करते हैं, या सीधे क्या बना देंगे, सीधे हीलियम बनाते हैं। इसमें किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, सीधे हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और इसका भी समीकरण यही बनेगा। इसमें ऊर्जा हमें कंफर्म है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। ठीक है, सिंपल सी ऊर्जा, एकदम सेम रिएक्शन याद करना है। ये भी हमारा पॉजिट्रॉन हो गया, रिएक्शन याद करना आसान है। एक बार सुन लो, 2020 में जस्ट पूरा मान लो इतना पूछना, थोड़ा सा ऐड कर दिया था। उसमें पूछा था कि 1 किग्रा हाइड्रोजन अगर हमारे पास है, 1 किग्रा अगर हाइड्रोजन है, तो बताओ उसका नाभिकीय संलयन जो होगा। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर देखो, थोड़ा सा समझ लो एक बात और। अब हमने जो लिखवाया कि यह अपक्रिया तभी संभव है नाभिकीय संलयन की, जब हमारा पदार्थ किस अवस्था में हो, नाभिकीय अवस्था में हो। और नाभिकीय अवस्था कभी भी सामान्य ताप पर नहीं हो सकता, इसलिए सामान्य ताप पे अपक्रिया नहीं होगी। अगर हम सोच रहे हैं कि नाभिकीय संलयन हम करवा दें, तो ये सामान्य ताप पे संभव नहीं, क्योंकि इसको बहुत ही उच्च ताप की आवश्यकता होगी। बात में आ रही है। और ये इसलिए हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ताप उतना आवश्यक तापमान है, बहुत ऊंचा तापमान है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। बात में आ रही, दोनों बात है, क्योंकि 90% हमने बता दिया वही होता ही है। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ, उसमें हमने क्या कहा, 2020 में पूछा गया था कि अगर 1 किग्रा हाइड्रोजन को अगर क्या किया जाए, नाभिकीय संलयन करवाया जाए, तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, हमसे पूछा गया है। तो हम इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, हम निकाल रहे हैं, देखो इसमें मिटा दे इसको ना। देखो हमसे पूछा गया था इसमें कि 1 kg हाइड्रोजन, 1 किग्रा हाइड्रोजन अगर संलयन करवा रहे हैं तो कितनी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, पहले चीज ये पता करो कि यहाँ पे बताओ कितने हाइड्रोजन का संलयन हुआ है, 4 का। 4 के संलयन से कितनी ऊर्जा निकली है, 4 हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से मिली है 26.7। वैसे भी अब आ जाओ तो पहले हमें पता कर लें कि 1 kg में कितने हाइड्रोजन होंगे। सिंपल सा सवाल, 1 kg में कितने हाइड्रोजन होगा, पहले हमें कैलकुलेशन करेंगे।
अब आ जाओ, हमें पता है यहाँ पे लिखोगे 1 किग्रा, हेडिंग अलग चाहो तो अलग से डाल सकते हो, 1 किग्रा हाइड्रोजन के संलयन पर, हाइड्रोजन नाभिक के संलयन, हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, ऐसे ही यूरेनियम वाला भी पूछा जा सकता है, विखंडन वाला भी, उसमें एक ही परमाणु से प्राप्त होता है ना। पहली चीज जान लो, यहाँ पर हमने बताया था कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 होता है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। तो हमने कहा जितना भार होता है उतना पहले ग्राम में लिखो। तो 1 ग्राम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 ग्राम उठाओ, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, 1 ग्राम हाइड्रोजन। यहाँ केवल नाभिक की चर्चा करेंगे, हाइड्रोजन नाभिक में नाभिकों की संख्या, किसके बराबर होगी, अवगाद्रो संख्या के बराबर। अगर कोई भी हमारा तत्व है उसको हम, जो हमारा क्या है उसका, जो उसका परमाणु भार है उसको ग्राम में लिख दो, तो उसकी जो संख्या होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाती है अवगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, हमने पहले भी उस दिन भी कहा था कि यूरेनियम हमारे पास कितना है, 200 मान लो 35 है। तो अगर 235 अगर उसका परमाणु भार है, अगर 235 ग्राम हमने यूरेनियम ले लिया, इसका मतलब उसमें यूरेनियम के कितने परमाणु होंगे, अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। समझ में आ रही। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 ग्राम में ले लो, किस में ले लो, ग्राम में। जैसे ग्राम में लेंगे इसकी संख्या हो जाएगी कितना, अवगाद्रो संख्या के बराबर, लगभग 6.02 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 23 नाभिक हो जाएंगे। ठीक है, 1 ग्राम में। समझ में बात आएगी नहीं आएगी। अगर यूरेनियम लेना हो तो यूरेनियम का जब परमाणु लोगे तो उसको 235 ग्राम लोगे, अगर 235 से 235 ग्राम लोगे तब उसके इतना कण पाए जाएंगे। 238 का 238 ग्राम लोगे तब इतना पाया जाएगा। बात में आ रही। जितना उसका परमाणु भार होता है उसको बस ग्राम में लिख दो, जैसे उसके बगल में ग्राम लिखे तुरंत समझ जाओ उसकी संख्या कितनी हो गई, अवगाद्रो के बराबर होगी। क्यों इसकी ज्यादा हो जा रही है कम्मा में, क्योंकि हल्का है। हाइड्रोजन से भी हल्का कोई है नहीं, सबसे हल्का तो यही है, इसलिए इसका 1 ग्राम में उतनी संख्या हो जाएगी। अब हीलियम लेना हो, हीलियम का जब 4 ग्राम लोगे, 4 उसका भार होता है, हीलियम का जब 4 ग्राम लोगे तब जाके इतनी संख्या बनेगी उसकी। बात में आ रही ना। तो यहाँ 1 ग्राम में इतने हो गए। हमें किस में निकालना है, 1 kg में। किस में निकालना है, 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। कितना होता है, 1000। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर दो तो बताओ 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम हाइड्रोजन में नाभिकों की संख्या, अगर इधर हमने 1000 गुना किया, इधर भी क्या हो जाएगा, 1000 गुना यानी 6.02 गुणे 10 की पावर 3 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, हो गया 26। कितनी संख्या हो गई, 26 संख्या हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, 1 kg कहते हैं, यानी वो 1 किग्रा हो गया। 1 किग्रा हाइड्रोजन में नाभिकों की संख्या कितना हो गई, नाभिकों की संख्या ये हो गई हमारी 6.02 गुणे 10 की पावर 26। देखो गणना कोई कठिन नहीं इसमें है। अब आ जाओ, हमें ऊर्जा निकाली है ना। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं। 4 हाइड्रोजन, किसके, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल रहे हैं ना। 4 हाइड्रोजन नाभिक परस्पर संलयित होकर कितनी ऊर्जा देते हैं, 26.02
7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। कितने मिलकर? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? कितने नाभिक है? इतने नाभिक है। इतने नाभिकों का 1 kg मतलब हमें इतने नाभिकों का निकालना है। अब समझो 4 नाभिक मिलके इतना ऊर्जा दे दिए, हमें इतने का निकालना है। 4 आम का दाम पता है, ठीक है, 4 आम का दाम पता है। जितने का भी दाम निकालना पड़े, 4 आम का पता हो तो 4 से भाग कर दो, 1 आम का दाम हो गया, जितना भी हो उससे क्या कर दो, गुणा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 kg, सीधे से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 6.0 2 × 10 की पावर कितने? 26 है ना। 26 नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा पहली चीज 4 से इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई है, 4 से ऊर्जा प्राप्त हो गई 26.7, इसमें 4 से भाग कर दो, 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। यह 4 हाइड्रोजन से इतना प्राप्त हुआ है, 4 से भाग कर दिया तो 1 नाभिक के तुल्य ऊर्जा हो गई, नहीं हो गई? 1 नाभिक के तुल्य इतनी ऊर्जा हो गई। अब जितने भी नाभिक है उससे गुणा कर दो, उतना गुना कर दो। ये हो जाएगा कितना? गुण हो जाएगा 6.02 × 10 की पावर 26। ठीक है, जब कई का मान पता हो तो उससे भाग करो, 1 का पता हो जाता है, और जब 1 का पता हो तो जितने का निकालना उससे क्या कर दो, गुणा। बस निकाल लेना, रहने दो। ये नाभिक किसके बराबर है? यह जो नाभिकों की संख्या है ये बराबर है 1 kg। ये हो गया 1 किग्रा हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त ऊर्जा, के संलयन से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। इसको गुणा कर लेना, गुणा कर लोगे, गुणा तुम लोग जिम्मे छोड़ दे रहे हैं। लगभग 4.0 × 10 की पावर 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसको क्यों निकाला? इसका मतलब है कि प्रति सेकंड सूर्य में बहुत ज़्यादा संलयन होता है, क्योंकि तो मेगा इलेक्ट्रॉन में, और हमने बताया कितना, 4 × 10 की पावर 26 जूल में बताया था, जो कि बहुत अधिक है, प्रति सेकंड निकलता है। देख लो सिंपल सा, पहला नंबर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर। नाभिकीय विखंडन बताओ किसमें कराया जाता है, किसमें कराया जा सकता है? यह केवल भारी नाभिकों में कराया जा सकता है। कहाँ कराया जा सकता है? भारी नाभिकों में कराया जा सकता है। हम लिखाएंगे नहीं, सुन लो, केवल कराया जा सकता है। और ये किसमें होता है? यह केवल हल्के नाभिकों में होता है। कहाँ होता है? हल्के नाभिकों में होता है। इतना तेज मार से घुमाए, देखो शाही बाहर निकल गई, मानना पड़ेगा स्पीड। चलो इधर आ जाओ, कौन सी गंदी लगी इसमें। यह केवल किसमें होता है? हल्के नाभिकों में होता है। एक बार फिर सुन लो, यह केवल भारी नाभिकों में कराया जा सकता है, यह केवल भारी नाभिकों में कराया जा सकता है, ठीक है। और यह किसमें होता है? यह केवल हल्के नाभिकों, नाभिकीय संलयन केवल हल्के नाभिकों में होता है। क्लियर हो गई बात? दूसरा आ जाओ, दूसरा इसमें परिभाषा ही लिखो दोनों की, तो इसकी परिभाषा लिखो। जब क्या होता है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक उदाहरण दे दो, लिख दोगे यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, लिख के उदाहरण दे दोगे। क्लियर हो गया? इसमें तुम्हारी परिभाषा और उदाहरण आ जाएगा, परिभाषा और इसी के साथ प्लस उदाहरण लिख दोगे। इसमें भी परिभाषा और उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। सुन रहा है कि नहीं है? अब बताओ, ताप की बात कर लेते हैं।
यह क्रिया किस ताप पर होती है? सामान्य ताप और दाब पे हो सकती है। यह क्रिया सामान्य ताप पर कराई जा सकती है, कराई जा सकती है, कराई जा सकती है। अब उसे बता दो, क्या यह क्रिया सामान्य ताप पर कराई जा सकती है? यह केवल उच्च ताप पर कराई जा सकती है। यह क्रिया केवल उच्च ताप पर कराई जा सकती है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा, ठीक है। चौथा इसमें देख लो, इस अपक्रिया में लगभग कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 190 था, और इसमें लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 26.6 होगा अपक्रिया में। तो लिख सकते हो लगभग 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, लगभग 24 से 27 भी लिख सकते हो यहाँ पे। वैसे किताब में 24 से लिखा है। इस अपक्रिया में कितनी ऊर्जा निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है? अब बात ये, इसको खतरनाक क्यों मानते हैं? पांचवा देख लो, समझ में आ जाएगा भाई। ऊर्जा उत्पन्न होने से नहीं मतलब है, वहां पे ऊर्जा का कितना रूपांतरण हो सकता है। हमें जो ऊर्जा मिल रही है, असल में ऊर्जा कितने परसेंटेज में बदल रही है। मान लो अभी हमने कहा कि यहाँ पे भले ही हमें ज़्यादा मिल रहा है, पर हमें अगर यहाँ पे कार्य ज़्यादा करना पड़े उसके हिसाब से ऊर्जा मिल रही हो, पदार्थ ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े उसके हिसाब से मिल रही हो। एक कंपेरिजन किया जाए, तो अगर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन की जो प्रतिशत क्षमता होती है कम होती है। ऊर्जा परिवर्तन की पदार्थ की मात्रा के अनुसार ऊर्जा, क्योंकि भारी होता है। अभी हमने बताया 1 ग्राम अगर लोगे हाइड्रोजन, 1 किलो, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे, 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम अगर लोगे तो उतने परमाणु मिल जाएंगे जितना तुमको 235 ग्राम लेने पे मिलेंगे यूरेनियम के, है कि नहीं है? यूरेनियम का 235 ग्राम लोगे तब जाके, सुनो, सीधे 235 गुना हो गया। यूरेनियम का 235 ग्राम लोगे तब अवगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु मिलेगा। कितने मिलेंगे? 10 की पावर 23 इतना नाभिक मिलेगा इतने ग्राम में। इसका 1 ग्राम में इतने नाभिक मिल जाएंगे। बताओ, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब समझो, इसका मतलब इसका 235 गुना इसका भार होगा। देख लो, 1 ग्राम में जितनी परमाणु की संख्या मिलेगी हमें, किसकी? हाइड्रोजन की। नाभिक जितने मिल जाएंगे 1 ग्राम में, उतना नाभिक 235 ग्राम यूरेनियम लोगे तब मिलेगा। ठीक है, यानी 1 किलो अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं, उसमें जितने नाभिक मिलेंगे उतना नाभिक अगर यूरेनियम को उठाया जाएगा तो 235 किलो लेना पड़ेगा। सोचो, सीधे 235 गुना लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? बात में नहीं आ रही? तो इस वजह से यहाँ जो ऊर्जा परिवर्तन की लिखोगे, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता क्या होती है? कम होती है। प्रतिशत क्षमता क्या होती है? प्रतिशत क्षमता जो होती है वह कम होती है, यह कम होती है। समझ में आया कि नहीं है? इसमें प्रतिशत क्षमता कम होती है। और इसमें नाभिकीय संलयन में यही सिस्टम लिखोगे, नाभिकीय यहाँ ऊर्जा परिवर्तन की जो प्रतिशत क्षमता है वह क्या होती है? ना, ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, यानी अगर उतने ही द्रव्यमान के हिसाब, देखो भार के हिसाब से, अगर मैं उतने भार का यूरेनियम ले लूं, उतने भार का यूरेनियम ले लूं, उतना भार का हाइड्रोजन ले लूं, तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतना ज़्यादा हो जाएगी कि भले इसमें कम ऊर्जा निकल रही है, पर परमाणु बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? बात समझाई नहीं है? इसका 235 गुना कर लो, 235 गुना कर लो भार के हिसाब से। तो भार के हिसाब से देखोगे, जितना भार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा उतने 235 गुणे 27, तो ये तो समझ लो। और इसको 30 कर लो, 2 3 कितना हो गया? 200 गुणे 30, 6000 गुना ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अगर उतने भार का मैं यूरेनियम ले लूं और उतना भार का क्या ले लिया जाए? हाइड्रोजन ले लिया जाए, तो लगभग 6000 गुना से भी ज़्यादा ऊर्जा कौन उत्पन्न करेगा? नाभिकीय संलयन करेगा। क्लियर? समझ में आई नहीं? उसका रीजन क्या है? इसका द्रव्यमान, इसका जो भार होता है वो कम होता है, हल्का है। समझ में आई नहीं है? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मिलके इतना ऊर्जा उत्पन्न करे, पर 4 का द्रव्यमान बहुत कम है,
और इसमें एक यूरेनियम इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, पर यूरेनियम का भार कई गुना अधिक है इससे, 235 गुना सीधे उसका भार अधिक है। समझ में आएगा? नहीं तो सिंपल सा समझना, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा परिवर्तन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कम होती है, और उसमें क्या होती है, प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। लास्ट छठवां, इस अपक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अपक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण बता दो। किया जा सकता है, कहाँ है उदाहरण उत्पन्न इसमें बताओगे? किया जा सकता है नाभिकीय रिएक्टर, और नहीं किया गया तो अनियंत्रित में क्या बनता है? परमाणु बम। इसमें आ जाओ, इस अपक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका उदाहरण कौन है? हाइड्रोजन बम है। ये भी बम बन गया है, हाइड्रोजन बम। किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया, किसको छोड़ के? नहीं, एक ने किया है हाइड्रोजन बम। क्या नाम है उसका? बहुत तानाशाह उसको माना जाता है, बीच में बड़ा फेमस हो गया था। हाँ, साउथ कोरिया का किसका है ना? उत्तर कोरिया, पता नहीं, इतना नहीं देखते हैं। ठीक है, उसने कर दिया था, समुद्र में उठा के फेंक दिया, सभी मछलियां बाहर आ गई, मर की बेचारी, लहर पूरा उत्पन्न हो गई। तो हाइड्रोजन बम इसका एग्जाम्पल है, और इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और इस अपक्रिया को, नाभिकीय विखंडन को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसका उदाहरण कौन है? नाभिकीय रिएक्टर है। ये 6 अंतर एकदम डिफरेंस हो गए। क्लियर हो गया?